हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अपन डिस्कस कर रहे थे ऑप्टिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर अपने दो टॉपिक के डिस्कस किए थे। एक टॉपिक अपने पास था इंटरफेरेंस व्यतिकरण, दूसरा टॉपिक अपने डिस्कस किया था पोलराइजेशन दूरबीन, और आज का अपना टॉपिक है लेजर। ठीक है, और ये जो अपना लेक्चर है इसका पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद अपन इसका एक पार्ट और डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड ये जो अपना सेशन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है, और ये वो क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये कुछ सालों में बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ उसमें से एक भी स्किप नहीं करना है। इतना क्वेश्चन करके आप पेपर को इजीली 80% तक अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर किसी भी स्टूडेंट को टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना हो, या फिर किसी को भी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का दिक्कत हो, तो आई स्टडी ऑनलाइन के ऐप पर अलग अलग लैंग्वेज में सभी टॉपिक्स के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं अपन अपने टॉपिक लेजर की। ओके, तो सबसे पहले अपन ये डिस्कस करेंगे लेजर क्या होता है। ठीक है, लेजर होता क्या है, इसका यूज क्यों करते हैं, ये डिस्कस करेंगे। ओके, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी टॉपिक जो डिस्कस करते हैं इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहला अपना पॉइंट है लेजर क्या होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक तो अपने पास होती है लाइट, जो कि ट्यूब लाइट से आती है। देखो, ये अपने पास एक ट्यूब लाइट है, वहाँ से लाइट आ रही है। अब ये जो लाइट है पूरे रूम में इस तरह से फैलाव करती है। ठीक है, एक लाइट ये होगी, या ये बोल सकते हैं जो अपने पास टॉर्च होती है, टॉर्च जब ऑन करेंगे तो वो जो टॉर्च से लाइट बाहर निकलती है वो पूरी एक रीजन में फैलाव करती है। ठीक है, और जो टॉर्च की लाइट होती है वो एक निश्चित दूरी तय करती है, ज़्यादा दूरी तय नहीं कर सकती। ठीक है, देन लेजर लाइट एक ऐसी डिवाइस होती, लेजर एक ऐसा डिवाइस है, लेजर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा युक्ति होता है जिसकी सहायता से अपन एक हाई इंटेंस मीन्स अत्यधिक तीव्रता, एक मोनोक्रोमेटिक मीन्स एक वर्णीय, एक कोहेरेंट मीन्स कला संबंध, और एक समांतर पुंज की लाइट प्राप्त कर सकते हैं। और जो ये लाइट है उसको क्या बोलते हैं, लेजर लाइट बोलते हैं। ठीक है, ये जो लेजर लाइट अपने पास होती है कुछ इस तरह से होती है। एक सेकेंड, ये देखिए, ये जो लेजर लाइट अपने पास होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, ये अपने पास एक लेजर लाइट है, यहाँ से ऑन करने पर इसका जो अपना लाइट है वो इस तरह दिखाई देता है, पूरा एक बीम, समांतर पुंज का एक बीम। ठीक है, सभी जो लाइट है इसके अंदर सबका वेवलेंथ सेम, सब कोहेरेंस होती है। इसका मतलब कोई भी दो लाइट लो, उनके बीच का फेज का डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इनकी हाई इंटेंसिटी होती है। ठीक है, एंड ये बहुत अधिक दूरी तय करती है, और इनका फैलाव नहीं होता है, बिना फैलाव के एक लंबी दूरी तय करती है। ठीक है, तो इस तरह से होती है। अगर इसको ऑन करेंगे तो अपने को एक पूरी एक इस तरह की बीम दिखाई देती है, बट अभी क्या है, यहाँ पर ये अपना लाइट है ट्यूब लाइट वाला, तो इस कारण अपन इसको नहीं देख सकते। अगर रूम में पूरा अंधेरा हो तो लेजर लाइट को अपन देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का होता है अपना एक लेजर लाइट। ठीक है, अब देखो, तो बेसिकली लेजर होता क्या, लेजर एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी सहायता से अपन एक अत्यधिक तीव्रता, हाई इंटेंसिटी, एक मोनोक्रोमेटिक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सभी जो लाइट्स हैं ये सेम वेवलेंथ की है। अगर सेम वेवलेंथ की लाइट है इसका मतलब सबका कलर सेम है। देखो, सबका कलर सेम है, पूरी का रेड कलर है, इसका भी रेड कलर है, इसका भी रेड कलर है। ओके, तो एक तो हाई इंटेंसिटी है, अत्यधिक तीव्रता। देखो, बहुत ज़्यादा इंटेंस लाइट होती है, अगर इसको अपन अपनी आंख में डालें ना तो आंखें अपनी खराब हो सकती है, अपन अंधे हो सकते हैं। अगर अपने पास एक प्योर लेजर लाइट हो, अगर उसको अपन अपनी आंख में डालें ना तो अपनी आंखें खराब हो सकती है, इससे इतनी हाई इंटेंस लाइट होती है। ठीक है, तो हाई इंटेंस लाइट है। अगर अब इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, इसी वजह से अपन जो अपना एक फ्रैक्चर होता है कभी अपने पैरों पे होता है, या फिर अपना जो जब भी अपन हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो अपने पास लेजर का सर्जरी होता है, लेजर का एक प्रोसेस होता है जिसकी सहायता से अपन
ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जो अपनी हड्डियाँ हैं उनको भी पार कर जाती है। ठीक है, तो बेसिकली बात इतनी सी है कि जो अपना लेज़र लाइट है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक हाई इंटेंस लाइट है, ये एक बहुत अधिक दूरी तय कर सकती है बिना किसी फैलाव के एक अत्यधिक दूरी तय कर सकती है। इनका अपन बहुत जगह यूज करते हैं। ठीक है, एंड ये जो अपना लेजर लाइट है एक मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो अपना लाइट है सभी लाइट्स का वेवलेंथ सेम होता है। अगर वेवलेंथ सेम है इसका मतलब कलर भी सेम होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट है ये कोहेरेंस होती है। कोहेरेंस का मतलब क्या है, दो लाइट्स के बीच का फेज का डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, एंड फोर्थ अपना पॉइंट है एक समांतर पुंज होता है, एक अपने पास पैरेलल होती है। ठीक है, एंड 5 नंबर पॉइंट है ये बिना फैलाव के एक अत्यधिक दूरी तय करती है। तो ऐसा जो युक्ति जो ऐसा लाइट बनाता है उसको बोलते हैं लेजर, और जो लाइट है उसको बोलते हैं लेजर लाइट। तो 5 प्रॉपर्टी बोल सकते हो या फिर 5 अपन इसके पॉइंट बोल सकते हैं। पहला अपने पास क्या था, पहला था अत्यधिक तीव्रता, कला संबंध कोहेरेंस, मोनोक्रोमेटिक एक वर्णीय, समांतर पुंज और लंबी दूरी तय करती है। ठीक है, 5 पॉइंट है, आप इनको याद रखना। ओके, अब देखिए आगे। अब बात करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो ये। पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, आपको ये पूछा गया है एक्सप्लेन द टर्म्स स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन एंड पॉपुलेशन इन्वर्सन एंड डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ लेजर ऑप्टिकल पंपिंग। ठीक है, अब देखिए अपने पास बेसिकली क्या होते हैं, एनर्जी के 2 लेवल्स अपन बोलते हैं। एक तो अपने पास ग्राउंड स्टेट, एक क्या होता है एक्साइटेड स्टेट होता है। तो देखो जब भी अपने पास 2 एनर्जी के लेवल्स होते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन हमेशा कहाँ पे होता है 2 लेवल्स में होगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं 3 लेवल में होगा एक साथ, हमेशा ट्रांजिशन 2 लेवल में होता है। ठीक है, एंड एक तो होता है ग्राउंड स्टेट, एक होता है एक्साइटेड स्टेट। तो एटम की 3 पॉसिबल ट्रांजिशन होते हैं। एक तो होता है यहाँ पर स्पॉन्टेनियस इमिशन, एक होता है स्टिमुलेटेड इमिशन, एक होता है अब्जॉर्प्शन। क्या होता है अब्जॉर्प्शन। ओके, और जो लेजर है वो वर्क करता है स्टिमुलेटेड इमिशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। लेजर का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन मीन्स लाइट का एम्प्लीफिकेशन होता है किसके द्वारा, स्टिमुलेटेड इमिशन के द्वारा। ठीक है, देर इसका फुल फॉर्म अपने पास है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। आर का मतलब क्या है, रेडिएशन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अपने पास 2 होते हैं एनर्जी के लेवल। ग्राउंड स्टेट इसकी एनर्जी माना E1, एक्साइटेड स्टेट इसकी एनर्जी माना E2। अगर अपना पहला कंडीशन है, अगर अपना एटम है किसमें, ग्राउंड स्टेट के अंदर। एटम कहाँ पे है, एटम अपने पास है ग्राउंड स्टेट में, और यहाँ पर एक फोटोन को आपतित किया गया। फोटोन का एनर्जी सिंपल वही इन दोनों लेवल्स के बीच के एनर्जी गैप के इक्वल होता है। तो एच म्यू का मान क्या होता है, E2 माइनस E1। ठीक है, तो ये जो एटम है, ये जो परमाणु है, फोटोन से एनर्जी अब्जॉर्ब करके लो से हाई स्टेट में या फिर ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो ये अपने पास क्या हुआ है, यहाँ पर एनर्जी का अब्जॉर्प्शन हुआ। इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन या अवशोषण, या इसको बोल सकते हैं स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, उद्दीपन अपने पास अवशोषण। ठीक है, तो ये है अब्जॉर्प्शन। ये आपको नहीं पूछा क्वेश्चन में, बट मैं इसका बेसिक है तो इसको समझा देती हूँ।
अवशोषण। आपके क्वेश्चन में क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन, बट ये थोड़ा बेसिक है तो इसको बस अपन समझ लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ये अपने पास एब्जॉर्प्शन है। अब ये एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करके लो से हाई में जाता है, तो देन इस तरह से लो से जाता है ये हाई में। अब देखो, जब एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक्साइटेड स्टेट में किसी भी एटम का जीवन काल, उसका लाइफ टाइम क्या होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। किसी भी एटम का जीवन काल क्या होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। इसका मतलब यह है कि एटम इस एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रहेगा, उसके बाद क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ पर आएगा कि कितने टाइम बाद में, 10⁻⁻8 सेकेंड बाद। अब देखो, जब एटम हाई से लो में आता है तो कुछ एनर्जी फोटॉन्स की फॉर्म में इमिट करता है यहाँ पे, और ये अपने पास क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन। क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्वतः उत्सर्जन। देखो यहाँ पर जो एटम एक्साइटेड स्टेट में है, इसका इमिशन, इसका यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन अपने आप हुआ, अपन ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर एटम था, इसका जीवन काल 10⁻⁻8 सेकेंड है, इसका ट्रांजिशन अपने आप हुआ है, अपन ने कुछ भी नहीं किया, अपने आप हुआ है, ठीक है। तो ये एक फोटोन इमिट करता है hν एनर्जी का। अब ध्यान से देखिए, ये एटम, तो ये जो अपन ने फोटोन यहाँ पे आपतित करवाया था अब्जॉर्प्शन के लिए, ये फोटोन और ये फोटोन, ये दोनों फोटोन जो है ये सेम डायरेक्शन में नहीं होते, और ये दोनों फोटोन जो है ये कोहेरेंस भी नहीं होती है, मतलब इनके बीच का फेज का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता। इसका मतलब इसकी सहायता से अपन लेजर लाइट प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही है लेजर लाइट के लिए आपको कोहेरेंस चाहिए और एक चाहिए सेम डायरेक्शन में, क्योंकि लेजर लाइट में सभी लाइट की दिशा क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो इनकी सहायता से अपन लेजर लाइट नहीं बना सकते, ओके। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए अवशोषण क्या होता है लेजर का, और यहाँ पर अपने पास स्वतः उत्सर्जन क्या होता है, तो आपको जो अभी मैंने समझाया है वो लिख कर आना है, ठीक है। अब देखो, तीसरा पॉइंट है उद्दीपन उत्सर्जन, स्टिमुलेटेड इमिशन। ये क्या होता है ये भी समझते। देखिए, अगर अपने पास कोई एटम है जो कि एक्साइटेड स्टेट में है, अब आपको ये पता है कि एक्साइटेड स्टेट में जो एटम अपने पास होता है इसका लाइफ टाइम क्या होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। बट अगर अपने पास एटम यहाँ पर है और इसके ऊपर क्या किया अपन ने, एक फोटोन का इंटरेक्शन करवाया, मीन्स जब एक एटम यहाँ पर एटम ग्राउंड स्टेट में था, इसके ऊपर फोटोन जब आपतित करवाएंगे तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। बट जब एटम एक्साइटेड स्टेट में है, इसके ऊपर एक फोटोन आपतित करवाया, तो इनका एक इंटरेक्शन होगा। क्या होगा, इनका एक इंटरेक्शन होगा, और ये फोटोन यहाँ से यहाँ आएगा, इस तरह ट्रांजिशन करेगा और एक फोटोन इमिट करेगा, और ये जो फोटोन होगा इसके डायरेक्शन में होगा। दोनों फोटोन सेम डायरेक्शन में होंगे, इनका वेवलेंथ सेम है, और ये दोनों कोहेरेंस होंगे। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट की सहायता से अपन लेजर लाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो जो लेजर लाइट है वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। लेजर लाइट अपन इस तरह बना सकते हैं। तो एक तो लेजर अपने पास जब बनाएंगे तो ये जो स्टिमुलेटेड इमिशन होता है इस कॉन्सेप्ट का अपन यूज करते हैं, ठीक है। ये अपने पास है एक एटम, तो ये करता है एक ट्रांजिशन,
और ये जो फोटोन एक तो यहाँ से जब यहाँ तक एटम ट्रांजिशन करेगा तो एक फोटोन इमिट होता है, एक फोटोन ये रहा, तो दोनों फोटोन क्या है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट पूरा होता है। ये है स्टिमुलेटेड इमिशन, और ये स्पॉन्टेनियस इमिशन स्वतः उत्सर्जन, और ये अपने पास है स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है, लेजर लाइट जो होती है उसका बहुत जगह यूज करते हैं अपन, जो अपने मैकेनिकल चीज़ें होती है, मतलब कि बेसिकली लेजर लाइट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर कोई अपने पास दूर कोई वस्तु है, इसको अब यहाँ से कोई बहुत दूर वस्तु है, उस वस्तु का इस अर्थ से डिस्टेंस निकालना हो तो लेजर लाइट का यूज़ करती है, क्योंकि लेजर लाइट क्या करती है, बहुत एक लंबी दूरी तय कर सकती है। तो बेसिकली लेजर लाइट का यूज बहुत जगह यूज होता है, हॉस्पिटल्स में यूज होता है, जो अपने पास ये कंपनियां होती हैं, जैसे जो मैकेनिकल कंपनियां होती हैं उनमें यूज करते हैं। कोई लंबी वस्तु, बहुत दूर वस्तु है, उसकी दूरी निकालने के लिए यूज कर सकती हैं। अपना जो एक हॉस्पिटल्स में चेकअप वगैरह होता है उनमें भी लेजर लाइट का यूज किया जाता है। तो बेसिकली लेजर लाइट का यूज बहुत जगह किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब जो एब्जॉर्प्शन होता है, तो अब निकालेंगे यहाँ पर इसकी प्रति सेकंड में ट्रांजिशन का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होता है। तो एब्जॉर्प्शन का प्रति सेकंड ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं रेट ऑफ ट्रांजिशन, या फिर रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये होता है R 1 to 1 से 2 में जा रहा है, और ये इक्वल होता है U म्यू N1 B12। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना आप। ये होती है ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, ये N1 है। इस लो एनर्जी लेवल में ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स N1 है। B12 एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं आइंस्टीन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। N1 क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स, N2 क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब ट्रांजिशन यहाँ से हो रहा है यहाँ, तो इसके लिए बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स N1 होता है। ठीक है, एंड ये अपने पास है स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन के अंदर द रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमण की प्रायिकता की दर क्या होगी, R 2 से, ये 2 और ये 1, 2 से 1 है, इसको बोलेंगे N2 A21। N2 एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स, A21 क्या होता है, A21 होता है अपना स्पॉन्टेनियस आइंस्टीन कोफिशिएंट। ठीक है, देखो, और सेम ये अपने पास है, ये भी क्या होगा, R 2 से 1 में आ रहा है, ये होगा स्टिमुलेटेड इमिशन। तो N2, इसमें नंबर ऑफ एटम्स लेवल में N2, B21 U म्यू क्या होती है, ऊर्जा घनत्व होता है, और B21 क्या होता है, ये कोफिशिएंट होता है आइंस्टीन का स्टिमुलेटेड इमिशन का। ठीक है, तो ये अपने एक टॉपिक पूरा होता है। तो ये जो क्वेश्चन है जो अभी समझा है अपन ने, ये अलग से भी आ सकता है, ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन, एब्जॉर्प्शन, इनमें अंतर बताइए, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप लिखाना इसको। अब देखो, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ तक अपन ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या है, जनसंख्या प्रति लोमन द पॉपुलेशन ऑफ इन्वर्सन क्या होता है। इससे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जो अपना एक आइंस्टीन कोफिशिएंट है, इनमें एक रिलेशन क्या होता है। अगर अपन ये समझ जाएंगे ना आइंस्टीन कोफिशिएंट में रिलेशन क्या होता है, तो आपको ये वाला टॉपिक समझने में थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, देखो, तो जो अपना ये टॉपिक है जनसंख्या प्रति लोमन,
पंपन की विधियाँ, लेजर का एक सिद्धांत है। ये समझने के लिए सबसे पहले अपन ये समझेंगे जो आइंस्टीन कोफिशिएंट है उनमें एक रिलेशन क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है और ये आएगा ही, इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आइंस्टीन के कोफिशिएंट जो है A21 है, B12, B21 है, इनमें एक रिलेशन फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो पहले वो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, देखिए तो पहले ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वापस उस क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि उसको समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले क्वेश्चन लिखो, फिर करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन अपने पास है, आइंस्टीन के गुणांक क्या है, उनके मध्य एक संबंध स्थापित कीजिए। आइंस्टीन के गुणांक क्या है, A21, B12 और B21। A21 क्या है, ये अपने पास आइंस्टीन का एक स्पोन, एक सेकेंड, एक तो अपने पास A21 है, B12 है, B21 है। ये अपने पास आइंस्टीन का एक स्पॉन्टेनियस इमिशन का कोफिशिएंट है। ये अपने पास आइंस्टीन का एक स्टिमुलेटेड इमिशन का कोफिशिएंट है। ठीक, और ये है एक एब्जॉर्प्शन का कोफिशिएंट आइंस्टीन का। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण, और जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है उसका मतलब स्वतः उत्सर्जन, और स्टिमुलेटेड इमिशन का मतलब क्या है, उद्दीपन उत्सर्जन। ठीक है, देखो तो बेसिकली इनमें अपने को एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, और ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आता है और इसके ऊपर थ्योरेटिकल भी आता है, न्यूमेरिकल भी करेंगे अपन। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसको समझते हैं, एक सेकेंड। देखो टॉपिक अपने पास है आइंस्टीन गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखो ये जो अपना एक ट्रांजिशन होता है दो लेवल्स के बीच का, दो लेवल्स हैं, इनके बीच में एक ट्रांजिशन होता है। एक तो होता है लो से हाई में, एक होता है हाई से लो में। तो जब बात करते हैं अपन एक साम्यावस्था बिंदु के इक्विलिब्रियम पॉइंट की, उस केस में जो रेट अपने पास 1 से 2 तक जाने में है वो इक्वल होती है रेट 2 से 1 तक आने में। ठीक है, तो R12 इक्वल होता है R21 के। ठीक है, तो बेसिकली एट ए इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर साम्य अवस्था बिंदु के ऊपर क्या होता है, एटम यहाँ से यहाँ तक जाने में जो रेट होती है ट्रांजिशन की वो इक्वल होती है 2 से 1 तक आने में। ठीक है, अब 1 से 2 वाला केस कौन सा था, अवशोषण का था, और उसका फॉर्मूला अपन ने डिस्कस किया था, ये रहा, डिस्कस किया था। R21 मीन्स 2 से 1, क्या दो केस डिस्कस किए थे, एक तो स्पॉन्टेनियस इमिशन, उसमें भी 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा था, एक डिस्कस किया था स्टिमुलेटेड इमिशन, उसमें भी क्या हो रहा था 2 से 1 में एक ट्रांजिशन हो रहा था। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो ये है स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए और ये है स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए। ये अपने पास क्या है, स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए और ये है स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए
अब बेसिकली अपन क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको इस साइड लेकर जाएंगे, देखो इस तरह से, ठीक है। इस टर्म में क्या किया, n2 b21 से गुणा किया, क्योंकि अपन यहाँ से कॉमन लेंगे, तो n2 b21 से गुणा किया और n2 b21 का भाग दिया, और दोनों में से n2 b21 को बाहर कर दिया, कॉमन ले लिया बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, n1 u म्यू b12, नीचे क्या बचेगा, n2 b21, इसका n2 कॉमन आ चुका और b21 कॉमन आ चुका, क्या बचेगा, u म्यू बचेगा, ठीक है। देखो आगे यहाँ पर ये, ठीक है, सेम है, n2 से n2 कैंसिल कर दिया और इस b21 को अपन नीचे लेकर आगे इस केस में, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, u म्यू कॉमन आएगा, कॉमन क्या आएगा, u म्यू कॉमन आएगा, तो इसको अपन ने कॉमन ले लिया u म्यू को, ठीक है, इस तरह से, और इस टर्म को यहाँ पर डिवाइड में कर दिया, और ये है एक ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखो, अब क्वांटम मैकेनिक्स में एक अपन टॉपिक डिस्कस करते हैं, प्लांक का विकिरण नियम, जो कि अपना फाइनल ईयर में आता है क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसमें एक टॉपिक होता है प्लांक का रेडिएशन लॉ, प्लांक का विकिरण नियम। तो अभी आप बस इसका फॉर्मूला याद रख लो, बाकी पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लांक का जो एक नियम होता है वो क्वांटम मैकेनिक्स का एक बेसिक, मतलब पूरा एक नींव होती है क्वांटम मैकेनिक्स की, प्लांक का लॉ। तो ये एक खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन बस ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बस इसका फॉर्मूला याद रखना है, और ये आप याद रख सकते हो, 8πh म्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब इंटू e की पावर h म्यू अपॉन KT माइनस 1। तो ये प्लांक के विकिरण नियम का एक फॉर्मूला होता है, जो कि आप याद रखना, अभी इसके पीछे मत पड़ जाना कि ये कहाँ से आया है। ये क्वांटम मैकेनिक्स में इसका पूरा एक डेरिवेशन होता है, और वो अभी डिस्कस करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अपन ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब क्वांटम पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। देखो, तो ये अपने पास है एक प्लांक का विकिरण नियम, और ये है एक एनर्जी डेंसिटी। अब देखो दोनों को, ठीक है। अब देखो आगे, एक होता है मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो मैक्सवेल ने क्या किया था, अगर कोई भी अपने पास एनर्जी का एक लेवल है, इसकी एक एनर्जी ई है, ठीक है, एक लेवल है, कोई भी हो सकता है, हाई हो सकता है, लो हो सकता है, कोई भी लेवल हो सकता है, तो उसका एक पर्टिकुलर एनर्जी है ई। अब इस लेवल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं ई की पावर माइनस ई अपॉन KT। ई अपने पास उस लेवल की एनर्जी है, और T टेम्परेचर है, और K होता है एक गैस का कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब बोल्ट्जमान कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, इसका मान क्या होता है, 1.38 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप बस इतना याद रखो कि जो अपने पास K है, ये एक बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, इसका मान क्या होता है, 1.3 इंटू 10⁻23 होता है। और आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो ये बोलता है कि नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एनर्जी ई एनर्जी लेवल में क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस ई अपॉन KT। ई क्या होता है, एनर्जी, T टेम्परेचर, K होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पर बात करें कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो हाँ क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। माना ए कोई कांस्टेंट है, तो दो लेवल है अपने पास, एक तो है ग्राउंड स्टेट, उसकी एनर्जी E1 है, एक एक्साइटेड स्टेट, उसकी एनर्जी E2 है। तो देखो, एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स, ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स, इनको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अपने पास N2 अपॉन N। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो E2 माइनस E1, और E2 माइनस E1 क्या होता है, H म्यू होता है, डिस्कस किया था अभी, H म्यू इक्वल E2 माइनस E1, ठीक है। तो ये अपने पास होगा e की पावर माइनस H म्यू अपॉन KT। तो N1 अपॉन N2 क्या होगा, यहाँ पे e की पावर H म्यू अपॉन KT होगा। N1 अपॉन N2 क्या होगा, e की पावर H म्यू अपॉन KT होगा। और ये है एक एनर्जी डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला ये होता है, अभी डिस्कस किया था। देखो,
अब जो अपना प्लांक का विकिरण नियम है इससे कंपेयर करेंगे इसको, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान ये होगा, ठीक है। और B12 अपॉन B21 का मान क्या होगा, 1 होगा। यहां पर क्या है, 1 है, ठीक है। देखो इस तरह, तो ये दो रिलेशन है आइंस्टीन कोफिशिएंट के मध्य। एक तो ये है A21 अपॉन B21 इक्वल 8 पाई H म्यू क्यूब अपॉन C क्यूब। एक अपने पास क्या है, B12 अपॉन B21 इक्वल 1, ठीक है। तो ये दो रिलेशन है, ये आप याद रखना, ठीक है। देखो, तो ये जो A21 अपॉन B21 है म्यू क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये अपने पास क्या है, यहाँ पे अगर म्यू का मान ज़्यादा हुआ तो A21 का मान ज़्यादा होगा किससे, B21 से, ठीक है। तो ये बेसिकली अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जो आइंस्टीन कोफिशिएंट है इनमें एक रिलेशन निकालना था जो कि अपन ने कंप्लीटली निकाल लिया, ठीक है। और ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने, लिखो इसको। अब पहले क्या करते हैं, इसके बेस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अपना 1 नंबर क्वेश्चन था उसके ऊपर जाएंगे। एक सेकेंड, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मिनट बस। क्वेश्चन आपके पास ये है कि 300 केल्विन पर परमाणु से 10 के पावर 15 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश के स्वतः उत्सर्जन तथा उद्दीपन उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन गुणांकों को ज्ञात कीजिए। देखो, अगर टेम्परेचर का मान आपको गिवन है 300 केल्विन, क्वेश्चन आप सीधे ऐसे क्वेश्चन लिख लो अपनी कॉपी में कि टेम्परेचर है 300 केल्विन, टेम्परेचर क्या है 300 केल्विन है, और फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है 10 की पावर 15 हर्ट्ज, 10 की पावर 15 हर्ट्ज। दस की पावर 15 हर्ट्ज ये फ्रिक्वेंसी गिवन है। आपको पूछा आइंस्टीन के जो कोफिशिएंट है उनका मान, तो बेसिकली उनमें एक रिलेशन पूछा है, तो A21 अपॉन B21 का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो इसका मान निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, वो कौन सा होता है, 8 पाई H म्यू क्यूब अपॉन C क्यूब। ताप का मान गिवन है, म्यू का मान गिवन है, इसका मान पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है 8 पाई H म्यू क्यूब अपॉन C क्यूब। 8 कांस्टेंट, पाई का मान 3.14, म्यू का मान गिवन है अपॉन 8 पाई H म्यू क्यूब अपॉन C क्यूब। म्यू का मान गिवन है, C प्रकाश का वेग है 3 गुणा 10 की पावर 8, और H अपने पास प्लांक कांस्टेंट होता है जिसका मान क्या होता है 6.62 गुणा 10 की पावर -34। तो इन सब वैल्यूज को पुट करके आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली जो अपना फॉर्मूला था आइंस्टीन के कोफिशिएंट का रिलेशन वाला, वो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अपन अपने क्वेश्चन की। देखो, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले अपन ये डिस्कस करते हैं जनसंख्या प्रतिलोमन क्या होता है। जनसंख्या प्रतिलोमन क्या होता है, अपने पास द इनवर्स ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन इन्वर्सन क्या होता है। अब ध्यान से देखिए,
नॉर्मली होता है क्या, अपने पास 2 एनर्जी के लेवल्स होते हैं। अब देखिए मोस्ट ऑफ जो एटम्स अपने पास है वो क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि हम ग्राउंड स्टेट में रहें। अब आप कोई भी अपने पास व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई एटम हो, सब भी ये चाहते हैं कि हम ग्राउंड स्टेट में रहें। आप खुद ये चाहते हो कि मैं बस ग्राउंड स्टेट में रहूं, मेरे पास एक लो एनर्जी और मैं आराम से बैठा रहूं बेड के ऊपर, यही चाहते हैं सब लोग। तो एटम भी यही चाहते हैं कि मैं ग्राउंड स्टेट में रहूं। और जब कोई एटम ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसके पास सबसे कम एनर्जी होती है। सारे एटम्स यही चाहते हैं, ठीक है। अगर कोई एटम को अपन एक्साइटेड कर भी दें तो भी क्या होगा, वो अपने एक जीवन काल 10⁻⁻8 सेकंड के बाद वापस ग्राउंड में आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब एट ए नॉर्मल केस जो ग्राउंड स्टेट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर बात करें T = 0 केल्विन पर, इस पर सभी एटम्स ग्राउंड स्टेट में होते हैं। सभी एटम्स क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट में होते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कुछ एटम ग्राउंड से हाई में चले जाते हैं। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया, देखो 2 एटम लो से हाई में जा चुके हैं। अगर टेम्परेचर को अपन अनंत करें, क्या करें, इन्फिनिटी करें, अगर टेम्परेचर इन्फिनिटी करें तो दोनों लेवल्स में बराबर बराबर एटम हो जाते हैं। N2 और N1 का मान, N1 और N2 का मान इक्वल हो जाता है, ठीक है। बट अपने को क्या चाहिए, अपने को ये चाहिए कि जो अपना एक हाई स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो। और क्यों चाहिए, क्योंकि अपने को क्या करना है, लेज़र बनाना है, ठीक है। अब देखो लेज़र बनाने के लिए अपन यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट का स्टिमुलेटेड इमिशन, ओके। तो जो स्टिमुलेटेड इमिशन है उस कॉन्सेप्ट की सहायता से लेज़र लाइट बनाई जाती है, ठीक है। देन इसमें क्या होता है, एटम यहाँ से ग्राउंड में आता है और एक फोटोन इमिट करेगा, एक फोटोन के साथ ये यहाँ से इंटरेक्शन करता है, ठीक है। देन तो ये जो अपना प्रोसेस है बार बार होने के लिए क्या चाहिए कि इस लेवल में जो हाई एनर्जी का लेवल है वहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होने के लिए आपको क्या चाहिए, N2 > N1। अगर इसमें एटम ज़्यादा हुए तो ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे, ज़्यादा एटम फोटॉन्स इमिट करेंगे और इससे अपने को प्राप्त होगी एक लेज़र लाइट। तो N2 का मान ज़्यादा चाहिए N1 से। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि किसी हाई स्टेट में एटम ज़्यादा हो, लो स्टेट में कम हो? तो नॉर्मल कंडीशन पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब एटम चाहते हैं कि हम ग्राउंड स्टेट में रहें। तो ये जो एक असामान्य स्थिति है, एक एनॉर्मल कंडीशन है कि N2 का मान N1 से ज़्यादा हो, इसको बोलते हैं द पॉपुलेशन इन्वर्शन, जनसंख्या प्रतिलोमन, ठीक है। तो किसी एक उच्च ऊर्जा स्तर जिसकी ऊर्जा E2 है उसमें परमाणु की संख्या का मान एक निम्न ऊर्जा स्तर जिसकी ऊर्जा E1 है उससे ज़्यादा होने की जो एक असामान्य स्थिति है, एक एनॉर्मल कंडीशन है, इसको ही क्या बोलते हैं, जनसंख्या प्रतिलोमन बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये प्राप्त करते हैं जब टेम्परेचर का मान नेगेटिव हो। अगर T का मान <0 है तो इसको प्राप्त कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। देखो ऊपर ज़्यादा एटम है, नीचे कम है, ओके। तो टेम्परेचर का मान नेगेटिव करने पर अपन N2 का मान ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं N1 के कंपेयर में। तो ये टॉपिक होता है जनसंख्या प्रतिलोमन। और पंपिंग क्या होता है, पंपिंग एक वो प्रोसेस होती है जिसकी सहायता से अपन लो एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ एटम्स कम करते हैं और इसमें ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब
एक वो प्रोसेस जिसकी सहायता से जनसंख्या प्रतिलोमन की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, पंपन बोलते हैं, पंपिंग बोलते हैं। ठीक है, देखो आगे। तो ये अपना 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन लिखो पहले। क्वेश्चन लिखिए। देखो क्वेश्चन है जनसंख्या प्रतिलोमन से आप क्या समझते हैं, अभी डिस्कस किया है। ओके, उसके बाद है लेजर प्रक्रिया के लिए आवश्यक प्रतिबंधों को लिखिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए लेजर प्रक्रिया के लिए आवश्यक प्रतिबंध अपने पास क्या है, या फिर राइट द नेसेसरी रेस्ट्रिक्शन फॉर द लेजर प्रोसेस, या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है लेजर का सिद्धांत है वो बताइए, ऐसे भी आ सकता है द प्रिंसिपल ऑफ लेजर, या फिर लेजर एक्शन बताइए। तो इस केस में आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने। पॉइंट नंबर 1, ये क्वेश्चन अपने पास इस तरह से है कि लेजर जब बनाते हैं अपन, लेजर लाइट बनाते हैं, लेजर का एक डिवाइस बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, देखो तो टॉपिक अपने पास है लेजर प्रोसेस में लेजर की डिवाइस बनाने के लिए, लेजर लाइट प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है। इसी को बोलते हैं अपन कि लेजर का सिद्धांत है, इसी को बोलते हैं द एक्शन ऑफ लेजर, इसी को बोलते हैं लेजर प्रक्रिया के लिए आवश्यक रेस्ट्रिक्शन, आवश्यक प्रतिबंध। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट, लेजर की प्रोसेस में जो एनर्जी कांस्टेंट है उसका मान अधिक होना चाहिए। म्यू का मान क्या हो, अधिक होना चाहिए। तो लेजर की प्रोसेस के लिए एनर्जी डेंसिटी का मान ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, लेजर की प्रोसेस में N2 का मान ग्रेटर देन N1 होना चाहिए। N2 अपने पास क्या है, हाई स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स है। N1 अपने पास है एक लो स्टेट में, एक ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स। तो N2 का मान ज़्यादा होना चाहिए N1 से। ठीक है, दूसरी कंडीशन है। तीसरी है कि जो अपना A21 अपॉन B21 इसका मान 1 से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि A21 दर्शाता है स्पॉन्टेनियस इमिशन को और B21 दर्शाता है स्टिमुलेटेड इमिशन को। तो इसका मान कम होगा तभी तो स्टिमुलेटेड इमिशन का मान ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो अपना लेजर लाइट है वो बनाते हैं अपन उद्दीपन इमिशन के द्वारा। तो उद्दीपन इमिशन की प्रायिकता, उद्दीपन इमिशन का कोफिशिएंट ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू स्पॉन्टेनियस के स्वतः उत्सर्जन के। ठीक है, तो उद्दीपन उत्सर्जन का गुणांक ज़्यादा होना चाहिए स्वतः उत्सर्जन के गुणांक से। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, इनको याद रखना। ये 3 अगर कंडीशन
फुलफिल होती है तो अपन लेजर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाशीय पंपन की विधि समझाइए। देखो अब जो अपना प्रकाशीय पंपन है तो एक अपने पास होता है रूबी लेजर। क्या होता है? रूबी लेजर। ये जो रूबी लेजर है वो डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास में। ये रूबी लेजर वर्क करता है ऑन द बेस ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग। अब ऑप्टिकल पंपिंग क्या होता है? पंपिंग क्या होता है? पंपिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा अपन जनसंख्या प्रतिलोमन की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पंपिंग बेसिकली 3 टाइप की होती है, ज़्यादा भी हो सकती है बट मेन पंपिंग 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? देखो एक सेकेंड, ये देखिए पंपन की विधियां। तो जनसंख्या प्रतिलोमन की असामान्य स्थिति प्राप्त करने के लिए पंपन किया जाता है, अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर के परमाणु ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिसे पंपन कहते हैं। और पंपन की 3 विधियां होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होता है ऑप्टिकल पंपिंग, प्रकाशीय पंपन, एक होता है इलेक्ट्रिकल पंपिंग, एक होती है अप्रत्यास्थ परमाणु परमाणु संगठित कोलिजन। अदर भी टाइप्स होते हैं तो बट मेन टाइप यही है। तो पंपन की विधियां वो 3 ये मेन विधियां हैं। इसके अलावा और भी होती हैं बट अपन ये 3 ही डिस्कस करते हैं क्योंकि ये मेन विधि है। ठीक है, आगे देखिए। ओके, अब देखो, अब बात करते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग में क्या होता है? ऑप्टिकल पंपिंग के अंदर जो अपना एक लो स्टेट में एटम है N1 परमाणु की संख्या एक निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर, तो यहाँ से परमाणु क्या करेंगे? एक लाइट के द्वारा एनर्जी अब्जॉर्ब करके लो से हाई में जाएंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं इसके कंपेयर में। ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक लाइट से एनर्जी अब्जॉर्ब की जाती है वो पंपिंग क्या होती है? ऑप्टिकल पंपिंग होती है। ठीक है, अगर अपने पास नंबर ऑफ एटम्स एक उच्च ऊर्जा स्तर में ज़्यादा हो कंपेयर टू लो ऊर्जा स्तर के, और जो उच्च ऊर्जा स्तर है उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है बाई अपने पास ऑप्टिकल पंपिंग, या ये बोल सकते हैं जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है उससे एनर्जी अब्जॉर्ब करके ये हुआ है, N2 का मान ज़्यादा हुआ है N1 से। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशीय पंपन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल पंपिंग बोलते हैं। ओके, लिखो इसको। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीटली डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन आपके पास है, आपको टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, फ्रिक्वेंसी गिवन है 10 की पावर 15 हर्ट्ज। आपको क्या पूछा है? स्पॉन्टेनियस इमिशन स्वतः उत्सर्जन तथा प्रेरित, यहाँ पे लिखो आप उद्दीपन, इसको प्रेरित भी बोल सकते हैं बट उद्दीपन ज़्यादा बढ़िया नाम। ठीक है, कई कई जगह आपको प्रेरित मिलेगा, कई कई जगह आपको उद्दीपन मिलेगा, इनमें कंफ्यूज मत होना। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। तो आपको क्या करना है? इनका एक रेशियो बता, निष्पत्ति का मतलब है रेशियो। ठीक है, देन तो बेसिकली जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है और जो अपना एक स्टिमुलेटेड इमिशन है उनकी प्रायिकता का रेशियो बताना है। देखो, एक तो होता है
टूवन सौतः, एक होता है R21 उद्दीपन। ये प्रति सेकंड संक्रमण की प्रायिकता है। ये क्या है? प्रति सेकंड संक्रमण की प्रायिकता या फिर प्रायिकता की एक दर है। बट अपने को पूछा प्रायिकता, तो अपन यूज करते हैं इसके लिए P21। P21 क्या है? सौतः उत्सर्जन की प्रायिकता है और ये है उद्दीपन की। इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि याद रखना आप, e की पावर hμ अपॉन kT माइनस 1, और ये फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, आगे देखिए। h का मान पता ही है आपको, म्यू का मान गिवन है, k का मान पता है, t का मान गिवन है। इसको सोल्व करके अपन निकाल सकते हैं इनका एक रेशियो। निष्पत्ति का मतलब क्या होता है? रेशियो। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे लिखो, फाइंड द रेशियो ऑफ। ठीक है, इसको सोल्व करके आप इसका मान निकाल सकते हो। ठीक है, लिखो इसको। ओके, तो बेसिकली आज का जो अपना सेशन था, जो लेजर अपना टॉपिक है, इसका ये पार्ट फर्स्ट था। अब नेक्स्ट अपन पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे, जिसमें डिस्कस करेंगे अपन रूबी लेजर क्या होता है, हीलियम नियॉन लेजर क्या होता है, होलोग्राफी क्या होता है। तो जो क्वेश्चंस बच चुके हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया है लेजर क्या होता है, इसका जनसंख्या प्रतिलोमन क्या होता है, आइंस्टीन के कोफिशिएंट का एक रिलेशन क्या होता है, ओके, पंपन की प्रोसेस क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो बेसिकली आज का क्लास अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास जो टॉपिक बच चुके हैं, जो क्वेश्चंस बच चुके हैं, वो करेंगे अपन अगली क्लास में। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना, इनको बार बार रिवाइज करते रहना। ठीक है, कोई भी डाउट आए किसी को तो मेरे से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, तो बेसिकली आज का क्लास यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे अपन कल। ठीक है, तो जो अपना इसका पार्ट फर्स्ट है वो आज हो चुका है, इसका पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।